तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से कस्बे ब्रिस्टन नाम की जगह में, जहां अचानक रात को बहुत तेज आंधी तूफान आने के कारण झील के किनारे मौजूद पेंटिंग आर्टिस्ट डेविड, उनकी वाइफ स्टेफनी और 8 साल के बेटे बिली के घर को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगली सुबह ये तीनों नुकसान का जायजा लेने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ टूटकर इनके घर की खिड़की से अंदर गिर गया होता है और झील के किनारे मौजूद इनका बोट हाउस भी पूरी तरह से टूट चुका होता है। झील के किनारे जब ये तीनों अपने टूटे हुए बोट हाउस को देख रहे होते हैं तो दूर झील के पार पहाड़ों की तरफ से एक अजीब सा कोहरा इनके घर की तरफ बढ़ता हुआ इन सभी को दिखता है। इसके बाद डेविड अपने पड़ोसी नॉर्टन को मिलने जाते हैं। उनके गाड़ी के ऊपर भी एक पेड़ टूटकर गिर गया होता है। मौसम और बिगड़ सकता है सोचकर डेविड खाने का सामान और घर के मरम्मत के लिए जरूरी सामान को लेने के लिए बाजार अपने बेटे बिली और पड़ोसी नॉर्टन के साथ निकल पड़ते हैं। बाजार की तरफ जाते हुए ये लोग देखते हैं कि आग बुझाने वाली गाड़ियां और कुछ फौजी गाड़ियों का दस्ता बड़ी तेजी से इनसे दूसरी दिशा में जा रहा होता है, जिसे देखकर ये तीनों थोड़ा चौंक पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों बाजार पहुंच जाते हैं। डेविड अपनी पत्नी स्टेफनी को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही मोबाइल फोन और ना ही एसटीडी फोन चल रहा होता है। ये तीनों जरूरी सामान लेने के लिए जनरल स्टोर में घुसते हैं, जहां अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग जल्दी जल्दी से सामान खरीद रहे होते हैं। डेविड और नॉर्टन भी जरूरी सामान ले लेते हैं और चेकआउट पर पेमेंट के लिए खड़े होते हैं कि तभी 3 नए रिक्रूट हुए फौजी स्टोर के अंदर घुसते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ देर बाद मिलिट्री पुलिस का एक अफसर भी स्टोर में उन्हें ढूंढता हुआ आता है। यह अफसर इन तीनों जवानों को कहता है कि किसी इमरजेंसी के कारण तुम लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं और तुम्हें अभी वापस बेस चलना होगा। अचानक से बहुत तेजी से पुलिस की 2 गाड़ियां और आग बुझाने वाली ट्रक स्टोर के आगे से निकलती हैं। तभी बहुत जोर जोर से इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और स्टोर में मौजूद सभी लोग एकदम से डर जाते हैं और एक आदमी खून से लथपथ हालत में स्टोर की तरफ दौड़ता हुआ आता है। इस आदमी का नाम डैन होता है, जो स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर ओली को बताता है कि एक अजीब सा कोहरा इस तरफ बढ़ रहा है और इस कोहरे के अंदर किसी चीज ने जॉन ली को मार डाला। डैन तुरंत स्टोर के दरवाजों को बंद करने के लिए कहता है। सभी लोग स्टोर के अंदर से बाहर की तरफ देखने लगते हैं। डैन सभी को कहते हैं कि बाहर मत जाना, इस कोहरे के अंदर कुछ है जो लोगों को मार रहा है। लेकिन एक आदमी फिर भी बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है और वाकई में बाहर एक अजीब सा कोहरा पूरे बाजार के इलाके को धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगता है। काफी सारे लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भाग रहे होते हैं। स्टोर से निकला हुआ वो आदमी भी अपनी गाड़ी की चाबी निकाल रहा होता है कि वो चारों तरफ से कोहरे से घिर जाता है और थोड़ी देर बाद कोहरे के अंदर से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। इनकी चीखों को सुनकर सभी लोग डर के मारे वापस स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजों को बंद कर देते हैं। सभी लोग एकदम चुपचाप खड़े होकर बाहर देखने लगते हैं। इमरजेंसी सायरन की आवाज भी बंद हो जाती है और बाहर मौजूद लोगों की चीखें भी, कि तभी पूरी जगह बुरी तरह से हिलने लग जाती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और उन पर छत से चीजें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। कुछ देर बाद ये भूकंप रुक जाता है और शांति छा जाती है। सब लोग घबराए हुए होते हैं, इसलिए स्टोर के लोग सभी को शांत हो जाने के लिए कहते हैं। तभी भीड़ में से एक औरत रोने लगती है और कहती है कि मुझे घर जाना होगा। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जाना ही होगा। सब लोग उस औरत को रोकने लगते हैं। कोई कहता है कि बाहर मत जाओ, शायद ये कोई बहुत जहरीली केमिकल गैस है, और कोई कहता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, बाहर मत जाओ। वो औरत नहीं मानती और पहले फौजियों से और फिर नॉर्टन और फिर डेविड से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। ओली और फिर डैन भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरत रोते रोते बाहर की तरफ जाने लगती है और एक आखिरी बार वो सबको पीछे मुड़कर मजबूरी से देखती है और फिर उसके बाद स्टोर से बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे धुंध में कहीं खो जाती है। सब लोग दुखी मन से उसे कोहरे में जाता हुआ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद डेविड एक कोने में अपने बेटे, स्टोर के कैशियर सैली और छोटे बच्चों की नई टीचर अमांडा और बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं। डेविड के बेटे को थोड़ी ठंड लग रही होती है, तो वो कुछ बेडशीट का इंतजाम करने के लिए अपने बेटे को इन सभी के पास छोड़ जाते हैं। वो स्टोर के लोडिंग डॉक एरिया में चादरें ढूंढने पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि स्टोर का जनरेटर बुरी तरह से गर्म हो चुका होता है, जिसे वो तुरंत बंद कर देते हैं और वो चादर ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी लोडिंग डॉक एरिया के बैक साइड में मौजूद शटर बुरी तरह से हिलने लगता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे बाहर से कोई बड़ी चीज उसे तोड़ने वाली है। डेविड वापस स्टोर की तरफ भाग कर आते हैं, जहां उन्हें ओली और स्टोर के बाकी एम्प्लॉयज जिम, मायरॉन और नॉम मिलते हैं, जिन्हें वो सारी बात बताने लगते हैं।
लेकिन ऑली के अलावा कोई डेविड की बातों पर यकीन नहीं करता और उल्टा जिम, मायरॉन और नॉम उन पर हंसने लगते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, हमें लगता है आप अंधेरे की वजह से थोड़ा डर गए। ये सभी वापस स्टोर के लोडिंग डॉक एरिया में आ जाते हैं। जिम मायरॉन को जनरेटर को चेक करने के लिए कहते हैं और वो बताता है कि जनरेटर की एग्जॉस्ट में शायद कुछ कचरा फंस गया है, जिसके कारण ये गर्म हो रहा है। तो नॉम कहता है कि ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है। इस पर डेविड और ऑली नॉम को ऐसा करने के लिए मना करते हैं। क्योंकि नॉम उम्र में छोटा था, मायरॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तो डेविड कहते हैं नहीं, हम में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कोई आम कोहरा नहीं है, हम नहीं जानते कि इस कोहरे में क्या है। लेकिन ये तीनों नहीं मानते। जनरेटर को थोड़ी देर ऑन करके शटर को थोड़ा सा ऊपर किया जाता है ताकि नॉम बाहर निकलकर फटाफट से एग्जॉस्ट को चेक कर सके। बाहर बुरी तरह घना कोहरा होता है। जिम और मायरॉन डेविड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, नॉम डर तो नहीं लग रहा ना, देखना कहीं कोई भूत ना आ जाए कोहरे के अंदर से। ये तीनों हंस रहे होते हैं कि तभी डेविड को कोहरे में कोई चीज हिलती हुई दिखती है। डेविड चिल्लाते हैं और नॉम जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक ऑक्टोपस के हाथ जैसी चीज नॉम की टांगों को जोर से पकड़ लेती है और उसे गिराकर अपनी तरफ कोहरे में खींचने लगती है। डेविड नॉम के हाथों को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी उसी तरह के और हाथ कोहरे से निकलकर अंदर घुसने लगते हैं। डेविड बाकी लोगों को मदद करने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन जिम, मायरॉन पूरी तरह से डर गए होते हैं और सिर्फ ऑली ही मदद के लिए आते हैं। उधर नॉम की जिस टांग को इस अजीब सी चीज ने पकड़ा था, उसके अंदर से तीखे तीखे दांत निकल आते हैं जो उसकी टांगों की चमड़ी को नोच कर खाने लगती हैं और एक दूसरा हाथ अपने तीखे दांतों से नॉम की छाती के हिस्से को खा जाती है। ऑली ये सब देखकर दौड़कर कुल्हाड़ी ले आते हैं और इस अजीब से जानवर के हाथ पर मारने ही वाले होते हैं कि वो नॉम को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑली की कुल्हाड़ी जमीन पर लगती है। अपने आप को बचाने के लिए नॉम शटर को पकड़ लेता है। डेविड और ऑली अभी भी नॉम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। शटर के नीचे से इस जानवर के और हाथ अंदर घुसते चले जा रहे होते हैं, जिसमें से एक हाथ इस जगह पर मौजूद चीजों को खाने लगती है। जिम और मायरॉन मदद करने के बजाय डर के मारे एक कोने में दुबके पड़े थे। ऑली पीछे हटते हुए कहते हैं कि डेविड कोई फायदा नहीं है, हम नॉम को नहीं बचा पाएंगे। और तभी डेविड ओली को जनरेटर को ऑन करने के लिए कहते हैं। उधर इस जानवर का एक हाथ डेविड पर हमला करने वाला होता है, जिसके कारण उन्हें नॉम को छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे नॉम कोहरे में खिंचता चला जाता है। डेविड तुरंत एक लंबे डंडे की मदद से शटर को बंद करने वाले बटन को दबा देते हैं और शटर बंद होने लगता है। शटर के दबाव के कारण इस जानवर के अजीब से हाथ स्टोर के बैकरूम से बाहर निकलने लगते हैं, जिस पर डेविड कुल्हाड़ी से हमला भी कर देते हैं, जिसके कारण इस जानवर के हाथों का कुछ हिस्सा अंदर ही रह जाता है और आखिरकार शटर बंद हो जाता है। तभी जिम बोलने लगता है, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था कि बाहर ऐसा कुछ है, हम नॉम को कभी बाहर नहीं भेजते। डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह एक जोर का पंच जिम के मुंह पर दे मारते हैं और कहते हैं कि उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। लोडिंग डॉक से जब ये चारों वापस आते हैं तो जिम और मायरॉन अपनी गलती के लिए डेविड से माफी मांगते हैं और डेविड बाकी तीनों से कहते हैं कि हम ये बात सबको कैसे बताएंगे, कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लोरी कहते हैं क्यों ना हम पहले ये बात नॉर्टन को बताएं, वो न्यूयॉर्क के एक बड़े सरकारी अफसर है, वो जरूर लोगों को अपने तरीके से समझा पाएंगे। डेविड नॉर्टन को अलग से लेकर आते हैं और उन्हें लोडिंग डॉक में हुई घटना के बारे में बताते हैं। नॉर्टन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिम, मायरॉन और ऑली भी नॉर्टन को सारी बातें बताते हैं, लेकिन नॉर्टन इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं होते। डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो जब नॉर्टन को जबरदस्ती लोडिंग डॉक एरिया की तरफ ले जाने लगते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर सबको कहने लगते हैं कि देखो ये मुझे मार रहा है। ऑली तभी सबको बुला लेते हैं और डेविड को कहते हैं कि हमें सबको एक साथ ही ये बात बतानी होगी। डेविड कहते हैं कि मैं नहीं जानता ये कोहरा आखिर है क्या चीज़, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ खतरनाक चीज़ें हैं, और सबको पूरा वाक्य सुनाते हैं। नॉर्टन और स्टोर मैनेजर बट हंसने लगते हैं। बट हंसते हुए कहते हैं कि ये तो साफ साफ झूठ है, तुम लोगों ने शराब तो नहीं पीना। इस पर डेविड कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलकर खुद क्यों नहीं देख लेते। डेविड बाकी लोगों के साथ बट को लेकर लोडिंग डॉक वाले एरिया में आते हैं। बट जब उस जानवर के अजीब से कटे हुए हाथ के हिस्से को देखते हैं तो कहते हैं हे भगवान, ये है क्या चीज़। इनमें से एक आदमी एक डंडे की मदद से जैसे इस कटे हुए हिस्से को छूता है, यह हिस्सा अचानक से हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद अचानक पानी के रूप में गल जाता है। वापिस आकर बट सबको बताते हैं कि डेविड सही कह रहे थे और डेविड के साथ ये सभी लोग मिलकर इस स्टोर के आगे वाले हिस्से में डॉग फूड और खाने के दूसरे बैग से एक दीवार बनाने लगते हैं, क्योंकि स्टोर के आगे का हिस्सा पूरा शीशे का बना हुआ था जो कि बहुत कमजोर था।
लेकिन अभी भी नॉर्टन और बाकी कुछ लोग डेविड के बातों को नहीं मानते और एक ग्रुप में अपनी कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसेस कॉमेडी नाम की महिला, जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक होती है, कहने लगती है कि ये सब हमारे पापों के कारण हुआ है और ऊपर वाला हमसे नाराज़ है, और जब तक हमारे खून से इन पापों का प्रायश्चित नहीं होगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ये सब दीवार मत बनाओ, इसका कोई फायदा नहीं है, हमें बलि चढ़ानी होगी। इनकी बातों को सुनकर छोटे बच्चे डरने लगते हैं और इस बात से गुस्सा होकर अमांडा एक जोर का तमाचा मिसेस कॉमेडी को चुप कराने के लिए मारती है और ऑली भी उन्हें चुप हो जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद डेविड, बड, डैन, ऑली और अमांडा ये सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमारे पास चाकू, टॉर्च और मशाल बनाने का सामान का इंतजाम है। डैन बड से पूछता है कि क्या स्टोर में बाई चांस हमारे पास कोई बंदूक है। बड मना कर देते हैं तो अमांडा कहती है कि मेरे पास एक रिवॉल्वर है जो मेरे पति ने मुझे मेरी सुरक्षा के लिए दी है, लेकिन मुझे ये खास चलानी नहीं आती। डैन पूछते हैं कोई है जिसे ये चलाने आती है, तो ऑली कहते हैं हाँ, मैं पिस्टल चला सकता हूँ। बट हंसते हुए कहते हैं ये क्या मजाक कर रहे हो ऑली, तुमने कब पिस्टल चलानी सीख ली। ऑली गन को फटाक से लोड करते हुए कहते हैं कि मैं शूटिंग में स्टेट्स चैंपियन था। मिस्टर कॉनल भी बताते हैं कि उनके पास एक शॉटगन है जो उनकी ट्रक में पड़ी है। तभी नॉर्टन और कुछ लोग स्टोर से जाने लगते हैं। डेविड उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग नहीं मानते। तो डेविड कहते हैं अच्छा, क्या तुम हमारी एक मदद करोगे? हम तुम्हारे कमर में एक रस्सी बांध देते हैं जो 100 मीटर लंबी है। अगर तुम 100 मीटर की दूरी तक सही सलामत रहे तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहां मौजूद एक बाइकर आदमी कहता है रुको, मैं जाता हूं इनके साथ बाहर, हमें मिस्टर कॉनल की शॉटगन की जरूरत है, लेकिन मैं गन लेकर वापस आऊंगा। मिस्टर कॉनल इस बाइकर को अपनी गाड़ी की चाबियां दे देते हैं और नॉर्टन, यह आदमी और बाकी के कुछ लोग धीरे धीरे स्टोर से बाहर निकलकर कोहरे में आगे बढ़ने लगते हैं। डेविड और बाकी के लोग स्टोर के अंदर से रस्सी को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। रस्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है कि अचानक से रस्सी एकदम से ढीली पड़ जाती है और आगे नहीं बढ़ती। डेविड और बाकी के लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर से रस्सी आगे बढ़ने लगती है। अमांडा कहती हैं वो लोग अभी सुरक्षित हैं, शायद बाहर अब कोई दिक्कत नहीं। और तभी एकदम से रस्सी बहुत ही तेजी से खींचने लगती है, जिसके कारण डेविड और बाकी लोगों के हाथों पर रगड़ पड़ने लगती है। उधर बाहर बुरी तरह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। पूरी की पूरी रस्सी खत्म हो जाती है और डेविड के साथ रस्सी को पकड़े हुए बाकी लोग भी स्टोर के बाहर की तरफ खींचने लग जाते हैं। रस्सी अचानक से ऊपर की तरफ हवा में खिंच जाती है। बड़ी मुश्किल से ये रस्सी को वापस खींचने लगते हैं और तभी अचानक से रस्सी ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण डेविड और बाकी के लोग नीचे गिर जाते हैं। डेविड फटाफट से रस्सी को खींचने लगते हैं और तभी जैसे जैसे वो रस्सी के आखिर तक पहुंचने लगते हैं, पूरी रस्सी खून से लथपथ होती है। स्टोर में मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन डेविड फिर भी रस्सी को खींचते रहते हैं और थोड़ी देर बाद कोहरे से उस बाइकर के शरीर का सिर्फ नीचे का हिस्सा जमीन पर रगड़ता हुआ स्टोर की तरफ आता है, जिसे देखकर लोग और ज्यादा डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। रस्सी को फटाफट काटकर स्टोर के दरवाजे को डेविड बंद कर देते हैं। रात होने लगती है और डेविड और बाकी के सभी लोग टॉर्च, इमरजेंसी लाइट्स और मशालों को तैयार करने लगते हैं। ऑली, डैन और बाकी के कुछ लोग स्टोर के आगे वाले हिस्से में बैठकर निगरानी कर रहे होते हैं कि तभी कम से कम फुटबॉल के साइज का बड़ा कीड़ा सीधा स्टोर के शीशे पर आकर बैठ जाता है। ये सभी लोग डर कर चीख पड़ते हैं, जिसे सुनकर डेविड और बाकी के लोग भी स्टोर के आगे वाले हिस्से में आ जाते हैं और इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता इतने बड़े बड़े कीड़ों को देखकर। धीरे धीरे बहुत सारे कीड़े स्टोर के आगे के कांच वाले हिस्से पर बैठने लगते हैं। स्टोर के अंदर से सभी लोग इन कीड़ों को हैरत से देख रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा चमगादड़ जैसा जानवर कांच पर बैठे इन कीड़ों में से एक को अपने पंजों से झपट कर उठाकर ले जाता है और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे चमगादड़ स्टोर के कांच पर बैठे कीड़ों पर हमला करने लगते हैं, जिसके कारण स्टोर के कांच में दरार पड़ने लगती है। इसको देखकर अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। डेविड को तभी ध्यान आता है कि ये कीड़े लाइट्स के कारण स्टोर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो जोर जोर से सबको अपनी टॉर्च और लाइट्स को बंद करने को कहते हैं, लेकिन स्टोर में इस कदर अफरा तफरी मच चुकी होती है कि डेविड की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। स्टोर के कांच वाले हिस्से पर बार बार इन चमगादड़ों के हमले के कारण एक खिड़की से कांच टूट जाता है और एक कीड़े अंदर घुस जाते हैं। अमांडा एक कीड़े को मार देती है, लेकिन एक दूसरा कीड़ा सैली के ऊपर हमला कर देता है और उसके गले में डंक मार देता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगती है। फौजी जेसप उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। इन कीड़ों के पीछे एक चमगादड़ भी स्टोर में घुस जाता है।
ऑली अपनी गन निकालकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और डेविड और अमांडा मशाल जलाने की तैयारी करने लगते हैं। एक और चमगादड़ स्टोर के अंदर घुस जाता है और आते ही एक आदमी को मारकर उसके गले के मांस को नोचकर खाने लगता है। डेविड और अमांडा मशाल जला लेते हैं और डेविड सीधा दौड़कर इस चमगादड़ पर हमला कर देते हैं और उसे मशाल से जलाने लगते हैं। अमांडा भी डेविड की मदद करने के लिए वहां आ जाती है और उस चमगादड़ पर केरोसिन छिड़क देती है, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो भागने लगता है। डेविड जैसे तैसे इस चमगादड़ को आखिर में डंडे से पीट पीट कर मार डालता है। उधर सैली की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सूजने लगता है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और फिर धीरे धीरे वो मर जाती है। उधर जो नाम का आदमी भी मशाल जलाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जल्दबाजी में मशाल जलाने के बाद इन चमगादड़ों को मारने के लिए भागता है, उसका पैर फिसल जाता है और पूरी केरोसिन से भरी बाल्टी उलट जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में बुरी तरह आग लग जाती है और इसके साथ साथ स्टोर में भी। डैन और बाकी के लोग बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हैं। एक कीड़ा मिसेस कॉमेडी के ऊपर भी बैठ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उन्हें कुछ नहीं करता। उन्हें देखकर एक लड़की बोलती है कि शायद कॉमेडी जी ठीक कह रही थी, हमें बलि देनी होगी। वहां ऑली अभी भी उस चमगादड़ का पीछा कर रहा होता है और तभी इस जानवर के सामने डेविड का बेटा बिली आ जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ऑली अपनी बंदूक से उसे मार गिराते हैं। इसके बाद स्टोर के आगे की खिड़की के टूटे हुए हिस्से को सब मिलकर बंद करने लगते हैं और कुछ लोग घायलों की मदद और स्टोर में लगी आग को बुझाने लगते हैं। माहौल फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद डेविड लोडिंग डॉक वाले एरिया में जो से मिलने जाते हैं, जो बुरी तरह से आग से जल चुका होता है और दर्द से करहाते हुए डेविड को उसे मार देने के लिए भीख मांग रहा होता है। डेविड, डैन, ऑली, बड और अमांडा आपस में बातें करते हैं कि हमें जो के लिए दवाइयाँ लानी होंगी वरना वो मर जाएगा। ऑली कहते हैं कि पास ही में एक फार्मेसी है, हम वहाँ जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं और डेविड इस पर यह भी कहते हैं कि अब हम इस स्टोर में और देर नहीं रुक सकते, हमें जल्द ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाना होगा क्योंकि आज छोटे कीड़े और चमगादड़ आए हैं। आने वाली रात अगर वो जानवर आ गया जिसने नॉम को मारा था तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी गाड़ी यहाँ से कुछ ही दूरी पर लगी है जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। हम यहाँ से साउथ की तरफ जितना हो सके निकल जाएंगे। अमांडा इस प्लान के लिए मना करती है। तभी डेविड मिसेस कॉमेडी के बारे में भी कहते हैं कि आज के इंसिडेंट के बाद लोग अब और ज़्यादा इस औरत की बातों में विश्वास करने लग जाएंगे और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो लोगों की बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। और डैन भी इस बात को सुनकर अमांडा को कहते हैं कि डेविड सही कह रहे हैं। जब लोग डरे हुए होते हैं, उन्हें जहाँ प्रॉब्लम का सलूशन दिखता है वो उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। इसके बाद डेविड सबको जाकर ये बात बताते हैं कि वो पास की फार्मेसी से दवाइयाँ लेने जा रहे हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को सुनकर मिसेस कॉमेडी एकदम से भगवान की बातें करने लग जाती हैं और कहने लगती हैं कि देख लेना ये पापी हम सब पर भगवान के गुस्से का कारण बनेगा। लेकिन वहाँ पर खड़ी बुजुर्ग महिला आयरीन एक जूस का कैन उस औरत के सर पर मार देती है और कहती है चुप हो जा पागल औरत। इसके बाद डेविड मदद के लिए लोगों को बुलाते हैं, जिसमें डैन, ऑली, आयरीन, जिम, फौजी जेसप, जो का भाई बॉबी और कुछ और लोग तैयार हो जाते हैं। ये सभी धीरे धीरे एक लाइन में स्टोर से बाहर निकलते हैं और कोहरे में फार्मेसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और किस्मत से इन्हें कोई परेशानी नहीं होती और ये फार्मेसी सही सलामत पहुंच जाते हैं और फटाफट से ज़रूरी दवाइयाँ इकट्ठा करने लग जाते हैं कि तभी डैन डेविड को बुलाते हुए कहते हैं इधर आओ, यहाँ ज़रूर कुछ है। तभी जिम अपनी टॉर्च ऊपर करके देखता है तो चारों तरफ मकड़ी के जालों में लाशें छतों से लटकी हुई होती हैं। डेविड कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए कि तभी जिम के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो चीख पड़ते हैं और पीछे देखते हैं कि ये वही स्टोर वाला मिलिट्री पुलिस का ऑफिसर होता है जो बुरी तरह से मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ होता है और वो कहता है भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। डेविड और फौजी जेसप उसे जाल से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाते। ये ऑफिसर फिर कहता है ये सब हमारी गलती है, हे भगवान हमें माफ़ करना। और तभी वो बुरी तरह से अपनी छाती को पकड़कर हिलने लगता है और कहता है ये मेरे अंदर भी है, ये मेरे अंदर भी है। टॉर्च की रोशनी में डेविड देखते हैं कि इस ऑफिसर के शरीर पर जैसे किसी ने बहुत सारे अंडे दे दिए होते हैं और फिर तभी एक मकड़ी का बच्चा इस ऑफिसर के गाल से छेद करके बाहर निकलता है। तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी वहाँ पर आ जाती है जिसे जिम देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी लोग भागने लगते हैं। चारों तरफ से मकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं, जिसमें बॉबी पर एक मकड़ी अपना जाल फेंक देती है जिसके कारण उसका पूरा पैर गल जाता है और एक दूसरे आदमी के मुंह पर एक दूसरी मकड़ी जाला फेंक कर उसके पूरे मुंह को गला देती है और उसे मार देती है।
डेविड और ऑली मकड़ियों को मारने लगते हैं, लेकिन बहुत सारी मकड़ियां अब कमरे में इकट्ठा होने लगी होती हैं। बुजुर्ग आयरीन भी एक बग स्प्रे की मदद से एक मकड़े को मार देती है। उधर वो मिलिट्री ऑफिसर अभी भी दर्द से तड़प रहा होता है और अचानक उसका शरीर नीचे गिरता है और फट पड़ता है और उसके अंदर से सैकड़ों मकड़ियों के बच्चे इन सभी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सभी लोग घायल बॉबी को घसीटकर फार्मेसी से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वो दम तोड़ देता है और उसे छोड़कर जैसे ये सभी बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मकड़ी इनके रास्ते को रोक लेती है। ऑली इस पर बंदूक चलाते हैं, पर बदकिस्मती से बंदूक की गोली खत्म हो चुकी होती है। तभी डैन दौड़ कर आते हैं और अपने भाले से उस मकड़ी को मार डालते हैं और ये सभी डर के मारे चीखते हुए स्टोर की तरफ भाग पड़ते हैं। अगले ही पल ये सभी चीखते हुए स्टोर के दरवाजे को पीटने लगते हैं। बट फटाफट से दरवाजा खोल देते हैं और सभी बहुत डरी हुई हालत में अंदर घुसते हैं। जिम इस घटना से कुछ बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। कुछ घंटों बाद डेविड की आंख लग गई होती है और वो चौंक कर उठते हैं। उन्हें मिसेस कॉमेडी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो लोगों को भगवान के उपदेश सुना रही होती हैं और कह रही होती हैं कि इन बुरे लोगों के पापों के कारण ही आज हम सबको भगवान के गुस्से का भोगी बनना पड़ रहा है। और जिम भी अब उस औरत के साथ हो चुके होते हैं। ऑली डेविड को बताते हैं कि जो भी अपनी चोटों के कारण मर गए। तभी डेविड को फार्मेसी में मौजूद मिलिट्री पुलिस ऑफिसर की बात याद आ जाती है और वो सबको कहते हैं कि हो न हो इन फौजियों को इस कोहरे के बारे में पता है। ये सभी फौजी जेसप के पास चले आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि फार्मेसी में वो ऑफिसर किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन जेसप साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। डेविड जेसप से कहते हैं कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि फार्मेसी से वापस आने के बाद से वो दोनों उन्हें दिखे ही नहीं, उन्होंने बहुत ढूंढा। डेविड कहते हैं क्या तुमने लोडिंग डॉक एरिया में देखा? सभी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और तभी वहां पर एमांडा को टॉर्च की रोशनी में जेसप के ये दोनों फौजी दोस्तों की लाशें हवा में लटकी हुई दिखती हैं। इन दोनों ने खुद को फांसी लगा ली थी। जेसप फूट फूट कर रोने लगते हैं। डेविड उनसे पूछते हैं कहीं ये द एरोहेड प्रोजेक्ट के कारण तो नहीं? ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जिम आ जाते हैं और फौजी जेसप को घसीट कर स्टोर में वापस ले जाते हैं और कहते हैं ये है वो पापी जिसकी वजह से भगवान हमसे नाराज है। तभी मिसेस कॉमेडी जेसप को पकड़कर पूछती हैं बताओ हमें तुम लोगों ने क्या किया? जेसप रोते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ फौजी हूँ जो ड्यूटी के लिए इस प्रोजेक्ट में तैनात था। ये तो वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। जेसप बताते हैं कि द एरोहेड प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से उस दूसरी दुनिया के बीच में एक रास्ता ओपन किया और उसी के कारण ये रहस्यमय कोहरा और ये जीव हमारी दुनिया में आ गए। लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं और रोते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिसेस कॉमेडी के समर्थक उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते और एक आदमी आकर उन्हें बुरी तरह से उनके पेट में चाकू से मारने लगता है। भीड़ इस कदर बेकाबू हो जाती है कि डेविड चाहकर भी जेसप की मदद नहीं कर पाते और तभी मिसेस कॉमेडी कहती हैं इसे उठाकर बाहर फेंक दो और भगवान के राक्षसों के हवाले कर दो। भीड़ वैसा ही करती है और घायल जेसप को उठाकर स्टोर के बाहर फेंकने के लिए ले जाने लगती है। जेसप भीड़ को रोकने के लिए दरवाजे को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर पाते और भीड़ उन्हें उठाकर बाहर फेंक देती है। जेसप तड़पते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मदद मांगने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता और तभी एक आवाज़ आती है। जेसप पीछे मुड़ते हैं और एक केकड़े के जैसा बड़े बड़े टांगों और हाथों वाला बहुत बड़ा जानवर कोहरे से उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें उठा कर ले जाता है। मिसेस कॉमेडी खुश होकर कहती है देखा हमने बलिदान दिया और उस राक्षस ने हम पर कोई हमला नहीं किया। आज रात हमें कुछ नहीं होगा। इस घटना से डेविड और बाकी सभी लोग जो मिसेस कॉमेडी के साथ नहीं थे बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बलि की अगली बारी अब उनकी हो सकती है। अगली सुबह डेविड, अमांडा, ऑली और बाकी के कुछ लोग स्टोर से चले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं मिसेस कॉमेडी चाकू लेकर दरवाजे पर बैठी होती हैं। डेविड उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाने दीजिए मिसेस कॉमेडी, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं और वो कहती हैं भगवान ऐसा नहीं चाहते। और तभी इस औरत के समर्थक डेविड और उनके साथ खड़े लोगों को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। मिसेस कॉमेडी कहती है बेवकूफ़ो, क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम सबको बचाने के लिए? लेकिन तुम पापी लोग ये सब नहीं मानते और तुम लोग हो जिनके कारण हम सबको प्रभु के गुस्से का भोगी बनना पड़ रहा है। और अब यहाँ से जाकर तुम भगवान का फिर से तिरस्कार करोगे, है ना? मिसेस कॉमेडी कहती हैं बलि चढ़ेगी और इन पापियों के खून से चढ़ेगी। धीरे धीरे मिसेस कॉमेडी के समर्थक चाकू वगैरह लेकर इनके करीब आते जा रहे थे। डेविड तुरंत एक भाला पकड़ लेते हैं और उनके साथ के बाकी के लोग भी ऐसा ही करते हैं।
तभी मिसेस कॉमेडी कहती हैं, उस बच्चे को लेकर आओ, हम उसी की बलि चढ़ाएंगे। और मिसेस कॉमेडी के लोग इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मिसेस कॉमेडी अमांडा की तरफ इशारा करते हुए फिर कहती है, उस चुड़ैल को भी लेकर आना। और एकदम दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है और कुछ लोग अमांडा और बिली के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी गोली चलती है और मिसेस कॉमेडी जमीन पर गिर जाती है। ये गोली ऑली ने चलाई थी। वो कहते हैं, मुझे माफ करना, इस औरत को मारना बहुत जरूरी हो गया था। सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत डेविड और बाकी सभी लोग स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हुए मायरॉन के पैर पर चोट भी लग जाती है। अगले ही पल ये सभी कोहरे में भागने लगते हैं। अफरा तफरी के कारण ये सभी लोग 3 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। डेविड के साथ अमांडा, उनका बेटा बिली, डैन और आयरीन होते हैं जो बाकी के लोगों को आवाज लगा रहे होते हैं। और उधर मिस्टर कॉनल और बड घायल मायरॉन को लेकर भाग रहे होते हैं और ऑली डेविड की गाड़ी तक पहुंच गए होते हैं। ऑली डेविड और उनके साथ के लोगों को देख लेते हैं और खुशी से उन्हें गाड़ी की तरफ आने का इशारा करते हैं कि तभी पीछे से वही बड़े से केकड़े जैसा जानवर आकर ऑली को उठा लेता है और उन्हें मारकर पूरा खा जाता है। और बस ऑली की गन गाड़ी के ऊपर गिरती है। उधर डैन, बड और मायरॉन के सामने एक मकड़ा आ जाता है और सबसे पहले मायरॉन को मार देता है। बड और मिस्टर कॉनल ये सब देखकर डर कर इधर उधर भाग जाते हैं। मिस्टर कॉनल पर भी बाकी के मकड़े हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। बड जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वापस स्टोर पहुंच जाता है। उधर डेविड और उसके साथ के बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेविड धीरे से गाड़ी की हॉर्न बजाने लगते हैं लेकिन कोई नहीं आता। बुजुर्ग औरत आयरीन डेविड से कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डेविड को उसी वक्त गाड़ी के बोनट पर पड़ी बंदूक दिख जाती है। डेविड खिड़की से हाथ बढ़ाकर बंदूक उठाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी एक मकड़ा उनकी तरफ आने लगता है। अमांडा जोर जोर से चीखने लगती है और ऐन वक्त पर डेविड बंदूक उठाकर गाड़ी के अंदर हो जाते हैं और मकड़ी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मकड़ी सीधा गाड़ी के कांच से टकराती है लेकिन इन लोगों को कुछ किए बिना ही गाड़ी के ऊपर से होते हुए पीछे उतर जाती है। डेविड धीरे से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को इस जगह से निकालने लगते हैं। गाड़ी स्टोर के सामने से गुजरती है और स्टोर के अंदर से सभी लोग गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। बट भी स्टोर के अंदर सुरक्षित पहुंच गए होते हैं। डेविड सबसे पहले गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक उसी जगह जहां से पेड़ गिरने के कारण उनकी खिड़की टूट गई थी, मकड़ियों ने उनकी वाइफ स्टेफनी को भी बुरी तरह से जाल से लपेटकर मार दिया होता है। डेविड रोते हुए कहते हैं, मैंने बहुत देर कर दी। बिली इस दौरान अमांडा की गोद में सोया हुआ होता है और उसे पता नहीं चलता कि उसकी मां मर चुकी है। डेविड रोते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं ये गाड़ी हमें कहाँ तक ले जाती है। और ये लोग रोड पर आगे बढ़ने लगते हैं। रोड पर सब कुछ टूटा हुआ होता है, गाड़ियाँ पलटी हुई होती हैं और लाशें जहाँ तहाँ पड़ी होती हैं। ये सब देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा जीव गुजरता है जिसके चलने से पूरी धरती हिल रही होती है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं करता और धीरे धीरे इनके सामने गुजरता हुआ कोहरे में गायब हो जाता है। डेविड फिर से गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और काफी दूर चलने के बाद तेल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। और तभी इन्हें जानवरों की अजीब सी आवाजें इनकी तरफ आती हुई सुनाई देती हैं। डैन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक तो पहुंचे। तभी डेविड एकदम से पीछे मुड़ते हैं और दुखी नजरों से डैन को और आयरीन को देखते हैं और फिर अमांडा को देखते हैं। उसके बाद वो बंदूक निकालते हैं और उसके अंदर से गोलियों को निकालकर गिनने लगते हैं और कहते हैं, इसमें सिर्फ 4 ही गोलियां हैं। अमांडा कहती है, लेकिन हम तो 5 लोग हैं। डेविड कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ कर लूंगा। जानवर की आवाजें अब इनकी तरफ और तेजी से नजदीक आती जा रही थी। अगले ही पल 4 गोलियां चलती है और फिर एकदम शांति हो जाती है। गाड़ी के अंदर डेविड ने सबको मार दिया था और वो बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगता है। वो अपने मुंह में बंदूक रख कर चलाते हैं लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो फिर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर कोहरे की तरफ देखने लगते हैं जहां से जानवर की आवाजें आ रही थी और वो मरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। किसी बहुत ही बड़ी सी चीज की आवाज उनकी तरफ तेजी से आती हुई उनको महसूस होती है। डेविड अपनी मौत के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा टैंक उनके सामने से होता हुआ गुजरता है और उनके पीछे प्रोटेक्शन सूट पहने हुए फौजी उनकी तरफ आते हुए उनको दिखते हैं। अचानक से पूरा कोहरा हट जाता है। डेविड थोड़ी देर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाते और अपने आसपास हो रहे इन चीजों को चौंक कर देखते रहते हैं। टैंक के पीछे एक ट्रक भी गुजरता है जिसमें वो औरत भी खड़ी होती है जो सबसे पहले स्टोर से बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल गई थी। वो और उसके बच्चे बिल्कुल सही सलामत थे। एक पूरा फौजी और हवाई दस्ता इन जानवरों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और डेविड
घुटनों के बल बैठ जाते हैं और चीख चीख कर रोने लगते हैं।